ओम नमः शिवाय। ज्योतिष की पाठशाला के आज के अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित अनूप मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे राशियों के बारे में। पिछले 2 वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें हमने कुंडली के सभी 12 भावों की विस्तृत विवेचना की थी। और एक एडिशन करना चाहता हूं यहाँ कि देखिए, अगर आप फलित बढ़िया ढंग से करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आपको भाव, राशियां और ग्रहों के जो बेसिक्स हैं इनका पूरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। तभी आप अच्छे ढंग से ज्योतिष को समझ पाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ज्योतिष यानी होरा शास्त्र की नींव है, इसलिए इसको विशेष ध्यान देके पढ़ें। बाकी तो जो आगे आप पढ़ेंगे समझेंगे वो एक पार्ट है इसका, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को समझे रहेंगे तो आगे आपको सारी चीज़ें, सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। और दक्षिण भारत में राशियों को अत्यधिक प्रधानता दी गई है। जो दक्षिण भारतीय शैली के चार्ट हैं वहाँ पर राशियाँ स्थिर होती हैं, जैसे कि उत्तर भारतीय शैली में भाव स्थिर होते हैं, उस तरह से दक्षिण भारतीय शैली में सबसे ज़्यादा फोकस राशियों को होता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि राशियों को, भावों को और ग्रहों के जो बेसिक्स हैं इनको भरपूर समय दें और अच्छे ढंग से समझने का प्रयत्न करें। आगे बढ़ने के पूर्व हमेशा की तरह आप लोगों से आग्रह कि आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्योतिष और वास्तु के विषय में आपकी रुचि है, तो ज्योतिष और वास्तु के विषय को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस को नियमित प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और भी अपने मित्रों को शेयर करें। तो आइए आगे समझने के लिए हम चलते हैं सिस्टम पे, जहाँ पर आज हम समझेंगे राशियों के अंशात्मक विस्तार को, राशियों के आकार प्रकार को समझेंगे और राशियों का जो सम विषम प्रकार है इसको भी हम समझेंगे। इसके बाद राशियों के बारे में विशद विवेचना हम आज के वीडियो में और आगे भी करेंगे। तो मेरा आग्रह पुनः कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और समझें। और जैसा कि हर बार मैं बोलता हूँ कि यदि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत हो या हमारे समझाने में आपको कहीं कोई कमी दिखती हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे दिए गए ईमेल पर लिखें। आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं हमेशा देता हूँ। तो आइए चलते हैं आगे के लिए सिस्टम पर। तो सबसे पहले हम समझेंगे राशियों के अंशात्मक विभाजन को। आप सामने जो आकाश मंडल का एक चार्ट आप देख रहे हैं, जब भी आप किसी निर्जन स्थान पर खड़े हों, जब आपके निगाहों के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन यानी कोई बाधा न हो, तो आकाश मंडल आपको इस प्रकार से कुल 360 अंशों का, ये आपको 360 अंशों का ये दिखता है। तो ये 360 अंश का ये जो आकाश मंडल आप देख रहे हैं, ये 360 अंश का, ये तो क्लियर ही है, अब बड़ा सामान्य सा सेंटेंस है ये। तो जब हम इसको राशियों के भागों में, यानी 12 राशियां हैं, तो जब 12 भागों में हम इसे विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग जो है ये लगभग ये 30 अंश का मान आता है। प्रत्येक राशि का मान 30 अंश का आता है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया है, बड़ी सामान्य सी बात है कि पृथ्वी को अपने इस आकाशमंडल के में पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कुल लगते हैं कितने, 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। तो इसमें 360 अंश का जो है, जो पृथ्वी का रोटेशन होता है, तो उसमें अब 12 राशियां समाहित हो जाती हैं। तो प्रत्येक राशि का मान यानी 360 अंश का है, तो एक राशि का मान हो गया 30 अंश। और अगर इसको समय में विभाजित करेंगे तो 12 राशियां हैं, तो एक राशि का मान हो जाएगा 2 घंटा, यानी एक राशि का मान होगा 2 घंटा। पूर्व दिशा में जो राशि उदित रहती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, उसे हम कहते हैं लग्न राशि। यानी जो राशि पूर्व दिशा में उदित होगी उसे हम लग्न राशि कहते हैं। और कैसे 2 घंटा है ये भी आपने समझ लिया होगा। ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन आगे आपके बहुत काम आने वाला सेंटेंस है ये। आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि राशियों का जो अंशात्मक विभाजन है
ये बहुत छोटा सा है, इसको आपको समझने में और याद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 360 अंश का आकाशमंडल जो हमारी दृष्टि जाती है 360 अंशों का है। 12 राशियां होती हैं, उनको जब हम 360 अंशों से विभाजित करते हैं तो कुल 30 अंश का मान प्राप्त होता है एक राशि का। और ये जो पृथ्वी का रोटेशन है 24 घंटे का, तो 24 घंटे में जब 12 राशियों उसको हम विभाजित करते हैं तो एक राशि का जो समय का मान आता है वो 2 घंटे का आता है। तो बस एकदम सूक्ष्म विवेचन है ये। और इसको आप, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आपसे, कि यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपको इस बात को भली भांति अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इसका जिक्र बार बार आएगा आगे जब आप फलित में जाएंगे या डिटेल में ज्योतिष के जाएंगे, तो ये बात आपको विशेषतया समझनी पड़ेगी इस मान को। यानी 360 अंश को 12 भागों में विभाजित किया, 30 अंश एक राशि का मान आया, 24 घंटे पृथ्वी का भ्रमण काल है, रोटेशन पीरियड है, उसको जब 12 राशियों से विभाजित करेंगे तो 2 घंटे का समय हमें प्राप्त होता है। तो आपने इसको समझ लिया। अब हम आते हैं राशियों के नामकरण को, कि कैसे राशियों का नामकरण हमारे जो ऋषि महर्षि थे यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस 12 राशियों का नामकरण किस आधार पर किया। तो सबसे पहली राशि जो हमारी है उसको हम जैसा कि जानते हैं ये है मेष राशि। तो मेष जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो तारामंडल है, आकाश मंडल में जो तारों का समूह दिखता है उनका आकार भेड़ जैसा है, तो हमने इसे मेष राशि का नाम दिया। और दूसरी राशि है हमारी वृषभ राशि। तो वृषभ नाम से स्पष्ट है कि जहाँ पर एक जो तारा समूह है उनका आकार बैल जैसा प्राप्त होता है, तो उसे हमने वृषभ राशि नाम दिया। और तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि में इनका नामकरण एक पुरुष जो तारामंडल है उसका जो तारामंडल का जो समूह है जो तारे प्राप्त होता है हमें, उसमें एक पुरुष और एक स्त्री, और स्त्री जो है वो हाथ में वीणा लिए हुए। ये हमारा मिथुन राशि का हो गया। उसके बाद कर्क, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कर्क राशि का मतलब कीकड़ा जैसा जो तारा समूह है, कीकड़े जैसा, तो हमने इसे कर्क राशि का नाम दिया। और उसके बाद जो सिंह राशि है, बहुत सारी राशियों के नाम को आप इनके आकार से ही, इनका जैसे सिंह राशि है तो जो तारा समूह है उसका शेर जैसा आकार, तो हमने इसे सिंह राशि का नाम दिया। छठवां जो है कौन सी राशि है? कन्या। तो कन्या का मतलब नाव में बैठी हुई एक कन्या का आकार जहाँ पर प्राप्त होता है हमें तारा समूह में, नाव में बैठी लड़की, ये कन्या राशि हो गई। फिर तुला, तुला का मतलब कि हाथ, एक हाथ में तराजू, एक व्यक्ति का जहाँ पर आकार मिलता है उसे हमने तुला राशि नाम दिया।
अब हम वृश्चिक राशि की बात कर लें। वृश्चिक का मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जहाँ हमें तारा समूह से ये बिच्छू जैसी आकृति प्राप्त होती है तो उसे हम वृश्चिक राशि कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि मेष का मतलब भेड़ का आकार जहाँ पर हो वो मेष राशि, जहाँ पर बैल का आकार प्राप्त होता है तारा समूह से उसको हमने वृषभ राशि नाम दिया। पुरुष और एक स्त्री वीणा लिए हुए जहाँ पर है वो मिथुन राशि का नाम हुआ। और उसके बाद कर्क राशि यानी केकड़े का आकार, सिंह राशि का मतलब जहाँ पर तारा समूह से हमें शेर की आकृति प्राप्त होती है उसे हमने सिंह राशि नाम दिया। और कन्या राशि मतलब नाव में बैठी हुई एक लड़की है, वहाँ पर हमने इसे नाम दिया कन्या। और तुला राशि मतलब हाथ में तराजू लिए हुए एक व्यक्ति है, वहाँ पर हमने तुला। और वृश्चिक नाम से स्पष्ट बिच्छू का आकार जहाँ हमें तारा समूह से प्राप्त होता है हम उसे वृश्चिक राशि के नाम से जानते हैं। 9वीं राशि है धनु राशि। देखिए कुछ राशियां हैं जिनको हमें बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें एक राशि है धनु राशि। धनु राशि में जो तारा समूह का जो आकार हमें प्राप्त होता है वो 4 पांव वाले जिसका जो अगला भाग है धनुर्धारी पुरुष का, और जो पिछला भाग है वो है घोड़े का। तो जब हम आगे राशियों को समझेंगे पद के अनुसार कि चतुष्पद है या द्विपद है, उसमें इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, विशेषतः धनु राशि का, जिसमें कि जो तारा समूह का जो आकार बनता है वो 4 पांव वाले एक ऐसे जीव का बनता है जिसका अगला भाग तो एक धनुर्धारी पुरुष का है लेकिन पिछला भाग घोड़े का है। तो ये धनु का आकार हो गया। इसके बाद फिर 10वीं राशि जो है ये है मकर। मकर का नाम से स्पष्ट है कि इसमें मगरमच्छ जैसा आकार जो तारा समूह का प्राप्त होता है तो उसे हम मकर राशि कह देते हैं। और उसके बाद फिर है कुंभ राशि। ये जो इसमें तारा समूह का आकार प्राप्त होता है उसमें घड़ा लिए हुए एक मनुष्य का आकार प्राप्त होता है यहाँ पर, इसे हम कुंभ राशि कहते हैं। और अंतिम जो है वो है मीन राशि। मीन राशि में 2 मछलियों का जो तारा समूह का आकार है वो 2 मछलियों का आकार है जिसमें इनका मुंह और पूंछ सटा है। तो ये हुआ राशियों का नामकरण कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो तारा समूहों का आकार प्राप्त होता है प्रत्येक राशि के सामने, उसके आधार पर ये नामकरण किए गए। तो इसको ध्यान से आप समझ लें, क्योंकि आगे इन आकार प्रकार के आधार पर ही आपको द्विपद और चतुष्पद और उभय पद इसकी जानकारी मिलेगी। इसके लिए इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो अब आगे हम समझ लेते हैं सम और विषम राशियों को।
ये बहुत आसान है, लेकिन इसको भी जानना अति आवश्यक है सम और विषम राशियों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, पहली राशि जो है वो हो गई विषम, दूसरी राशि हो गई सम, इसी प्रकार से तीसरी राशि हो गई विषम, चौथी राशि सम, और पांचवी राशि विषम, छठवीं सम, फिर सातवीं राशि विषम और आठवीं राशि सम, नौवीं राशि विषम और 10वीं राशि सम, और 11वीं राशि विषम और 12वीं राशि सम राशि। तो ये हो गया आपका विषम राशि, और इसको हम कहेंगे सम राशि। तो इसका विभाजन, इसको समझना क्यों आवश्यक है ये भी बता दे रहा हूँ। स्पेशली जब आप ग्रहों के अंशों का मान प्राप्त करेंगे तो इसमें सम और विषम राशि के आधार पर ही ये मान प्राप्त किए जाते हैं। तो इसलिए इस बात को, है तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, लेकिन इनको जानना अति आवश्यक है। इसके बाद हम लोग छोटी सी एक और राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। यह है क्रूर और सौम्य राशियां। तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, लिखना बहुत आवश्यक नहीं था, लेकिन जो आपकी विषम राशि है वो राशि होती है क्रूर, और जो सम राशि होती है वो होती है सौम्य। विषम राशियां क्रूर राशियां होती हैं, और जो सम राशियां होती हैं वो सौम्य राशियां होती हैं। अब इसका क्या महत्व है, इसको एक लाइन में इसको भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, जब राशियों को आप समझेंगे कि ये क्रूर राशि है, मान लीजिए कोई राशि क्रूर है और उसमें कोई सौम्य ग्रह बैठा हुआ है, तो उसका फलित कहीं न कहीं अलग हो जाता है। इसलिए इस बात को भी समझना अति आवश्यक है। सम विषम हमने समझा, क्रूर सौम्य समझा, राशियों के अंशात्मक जो इनका विभाजन है वो भी हमने समझा, और साथ में कैसे नामकरण किया गया वो भी हम लोगों ने समझ लिया। आपको, जैसा मैंने वीडियो में पीछे बोला था, यदि समझने में कहीं कोई कमी हो तो आप हमें निसंकोच हमारे ईमेल पर लिखें या कमेंट बॉक्स में लिखें। एक चीज़ है, चूँकि अभी जो ये ओपन बॉक्स है, इसमें थोड़ा सा यह वाइट बोर्ड पर लिखने में थोड़ा सा जो कमी आ रही, ये कमियां धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। इसको कृपया आप इग्नोर कर दें। शीघ्र मिलते हैं राशियों की कुछ और बातों को लेकर। धन्यवाद।